अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि फ़िलिप के हिट्टी का लिखा हुआ है। फ़िलिप के हिट्टी एक मशहूर वेस्टर्न ओरिएंटलिस्ट हैं, यानी कि वो हिस्टोरियन हैं और ज़्यादातर वो इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। तो ये चैप्टर भी इस्लामिक हिस्ट्री का ही एक बाब है, जिसमें स्पेन के अंदर जो मुसलमानों की हुकूमत थी यानी मुस्लिम रूल इन स्पेन, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। यानी इसको आप एक हिस्टोरिकल ऐसे समझ सकते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले हमें इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस्लामिक हिस्ट्री का आगाज़ दौर नबूवत से होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के साथ इस्लामिक हिस्ट्री शुरू हुई। उनके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर आया, जिनको राशिदून कैलिफेट कहा जाता है या खिलाफत राशिदा कहा जाता है। ये दौर 632 में शुरू हुआ और 661 तक जारी रहा, यानी तकरीबन 30 ईयर्स तक खिलाफत राशिदा रही और 4 कैलिफ्स ऑफ इस्लाम जो है वो रूल करते रहे। उसके बाद हज़रत अली के बाद जो है ख़ानदान बनु उमैया का दौर शुरू हुआ, जिसको उमैयद डायनेस्टी कहा जाता है, और ये दौर 661 में स्टार्ट होकर 750 तक जारी रहा। सेवन 750 में ख़ानदान बनु उमैया की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और उनकी जगह पे बनु अब्बास की गवर्नमेंट आ गई, जिसको द अब्बासिड डायनेस्टी या द अब्बासिड कैलिफेट कहा जाता है, और ये 750 से लेकर 1258 तक जारी रही। अब्बासिद कैलिफेट का क़याम जो है ये बेसिकली हज़रत अब्बास जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनका ख़ानदान था, उनके लोग थे, और इन्होंने बनु उमैया की हुकूमत को ख़त्म किया था। बनु उमैया की हुकूमत के ख़ात्मे की बहुत बड़ी वजह हज़रत इमाम हुसैन की शहादत थी, जिसके बाद एक अंडरग्राउंड तहरीक शुरू हो गई थी और बहुत सारे लोग जो इस बात से नाराज़ थे वो ये चाहते थे कि बनु उमैया की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया जाए और उनकी जगह पर बनु अब्बास की गवर्नमेंट फ़ाइनली 750 ईयर के अंदर लेकर आई गई। फ़र्स्ट अब्बासिड कैलिफ का नाम अब्दुल्ला इब्ने सफ़ा था। अब्दुल्ला सफ़ा का मतलब होता है खून रेज़, यानी कि खून बहाने वाला। ये नाम उसका पढ़ने की वजह ये थी कि जैसे ही बनु अब्बास की गवर्नमेंट आई या अब्बासिद कैलिफेट का आगाज़ हुआ, तो अब्दुल्ला के दौर में बहुत सारे बनु उमैया के लोगों को असैसिनेट कर दिया गया, उनका कत्लेआम किया गया। ख़ास तौर पे जो मेल मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस हैं, यानी कि जो बनु उमैया के ख़ानदान के मेल मेंबर्स थे, उनको चुन चुन कर मारा जाने लगा, जिसकी वजह से उसका नाम अब्दुल्ला सफ़ा पड़ गया। और इसके बाद जो है हमें बताया गया है इस लेसन के अंदर कि एक शहज़ादा जो कि बनु उमैया के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, जिसका नाम अब्दुर्रहमान था, वो बड़े ड्रामेटिक तरीके से बनु अब्बास के लोगों के चुंगल से बच गया। हुआ ये कि वो कुछ अब्दुर्रहमान के इस्केप की स्टोरी जो है वो 3rd पैराग्राफ ऑफ द लेसन में हमें बताई गई है। बताया जाता है कि वो एक बुद्दुओं के कैंप के अंदर था, यानी एक ख़ैमे में वो पनाह गज़ीन था, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। तो जो बनु अब्बास के लोग हैं या उनकी फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो वहाँ पर अपने झंडे या अलम उठाए हुए आ गए, और उनका ब्लैक कलर था, ब्लैक कलर के वो झंडे उठाए हुए थे, और ज़ाहिर सी बात है कि उनकी जान बचना मुश्किल था। अब्दुर्रहमान के साथ उसका 13 साला छोटा भाई भी था। अब क्या हुआ कि इन दोनों भाइयों ने अपनी जान बचाने के लिए दरिया के अंदर छलांग लगा दी और दूसरी साइड पर तैरना शुरू कर दिया। लेकिन पीछे जो फ़ौजी खड़े हुए थे उन्होंने उनको यकीन दहानी करवाई कि अगर वो वापस आ जाते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जो छोटा बच्चा था उसने उनकी यकीन दहानियों का यकीन कर लिया। छोटा बच्चा उनकी बातों में आ गया और वो वापस तैर कर पहुँच गया, पहले किनारे पर आ गया। उसको फ़ौरी तौर पर कत्ल कर दिया गया। लेकिन जो बड़ा लड़का था अब्दुर्रहमान, उसने तैरना जारी रखा और दूसरे किनारे पर पहुँच गया। इस तरह से उसकी जान बच पाई। अब जब वो वहाँ से चला तो वो बिल्कुल अकेला था, उसका कोई दोस्त नहीं था, ना उसके पास कोई पैसा था। बड़ी मुश्किल से वो पहले फ़लस्तीन में पहुँचा और उसके बाद उसने वहाँ से वेस्ट की तरफ जाना जारी रखा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। नॉर्थ अफ्रीका में एक बार फिर वो कत्ल होते होते बचा और फाइनली वो स्यूटा पहुँच गया, जो कि स्पेन के अंदर है, और इस स्यूटा पहुँचने में उसको 5 साल लग गए।
वहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका में उसके अंकल्स रहते थे, उसकी माँ की साइड से उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने उसको पनाह ऑफ़र की। इसके बाद वो स्यूटा को पार कर स्पेन में पहुँचा, जहाँ पर कुछ शाम के फ़ौजी यानी कि पिछली हुकूमत के फ़ौजी, बनु उमय्या के जो फ़ौजी हैं वो मौजूद थे। वो वहाँ पर गया और उन्होंने उसको अपना लीडर तस्लीम कर लिया। इस फ़ौज के साथ फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ सिटीज़ को कॉन्कर करना शुरू कर दिया, यानी इनको फ़तह करना शुरू कर दिया और स्पेन के अंदर अपनी गवर्नमेंट कायम कर दी। जब बगदाद के अंदर अब्बासी खलीफा को इन सारी कार्रवाइयों का पता चला तो उसने स्पेन का एक गवर्नर अपनी तरफ से मुकर्रर कर दिया और उसको ये ज़िम्मेदारी दी कि वो अब्दुर्रहमान की हुकूमत का वहाँ से ख़ात्मा करे। लेकिन 2 साल के बाद अब्दुर्रहमान ने उसको शिकस्त दी और उसने अब्बासी कैलिफ को एक गिफ्ट भेजा। और गिफ्ट क्या था, उसने उसके गवर्नर का हेड उसको गिफ्ट कर दिया और उसके साथ उसने उसको सॉल्टर कैम्फर के अंदर यानी काफूर लगाकर उसको प्रिजर्व किया था और साथ में उसको एक ब्लैक फ्लैग में, जो कि अब्बासियों का फ्लैग था, उसके अंदर लपेटा हुआ था और साथ में एक लेटर भी था, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भी भेजा, जो कि उस गवर्नर को अब्बासी खलीफा ने दिया था। जब अब्बासी खलीफा को ये मैसेज मिला तो उसने बेख्तियार ये कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे दुश्मन और हमारे दरमियान समंदर मौजूद है। इसके बाद अब्दुर्रहमान ने एक बहुत बड़ी आर्मी सबसे पहले कायम की। उसमें उसने तकरीबन 40,000 या फिर और इससे ज़्यादा बर्बर्स जो हैं वो रिक्रूट कर लिए और उसके साथ उसने जो है 757 में उसने जो खुतबा जुमा अब्बासी खलीफा के नाम से दिया जाता था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन ख़ुद उसने खिलाफत का ऐलान नहीं किया बल्कि उसने अपने आप को सिर्फ़ अमीर कहलवाना ही पसंद किया और उसके बाद के जो सक्सेसर थे वो भी अपने आप को अमीर ही कहलवाते रहे। आखिरकार अब्दुर्रहमान III की जब गवर्नमेंट आई है तो उसने अमीर की जगह पर अपने आप को खलीफा कहलवाना शुरू किया। इस तरह स्पेन जो है वो अब्बासी खलीफा को चैलेंज करने वाला पहला मुस्लिम प्रोविंस था। जब उसकी हुकूमत कायम हो गई तो अब्दुर्रहमान ने फिर पीस की तरफ तवज्जो दी, मुख्तलिफ़ आर्ट्स को डेवलप करना शुरू किया। इसके लिए सबसे पहले उसने अपने सिटीज़ को खूबसूरत बनाया और उसने एक पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन जो बिछाई है अपने कैपिटल को पानी मुहैया करने के लिए। इसके अलावा उसने अपने सिटी के इर्द गिर्द एक वॉल तामीर करवाई ताकि उसको सेव किया जा सके और उसने अपने लिए एक पैलेस और गार्डन भी बनवाया जो कि कर्तबा में वाक़या था, जो कि स्पेन का दारुल हुकूमत था और वहाँ पर बहुत एग्जॉटिक किस्म के प्लांट्स भी उसने मुख्तलिफ़ इलाकों से मंगवाए और वहाँ पर लगाए गए, जिसका मतलब ये है कि वो ना सिर्फ एक अच्छा फ़ौजी था बल्कि वो बहुत अच्छा मुंतज़िम भी था। उसने गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। अपनी डेथ से 2 साल पहले 788 में अब्दुर्रहमान ने एक बहुत अजीम मस्जिद तामीर करवानी शुरू की, जिसे बाद में मस्जिद कर्तबा के नाम से जाना गया और ये बहुत ही मशहूर मस्जिद थी। इसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने एक नज़म भी लिखी है। ये मस्जिद जो है 1236 में मुस्लिम हुकूमत के ख़ात्मे के बाद क्रिश्चियन कैथीड्रल में चेंज कर दी गई थी, यानी यहाँ पर एक चर्च बना दिया गया था। और इसके अलावा हमें बताया गया है अब्दुर्रहमान III का जब दौर आया, स्टार्टिंग विद दिस पैराग्राफ, तो उस वक्त तरक्की के नए रिकॉर्ड्स कायम हुए। अब्दुर्रहमान के कोर्ट के बारे में हमें बताया गया है दैट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस इन ऑल यूरोप, यानी यूरोप में इससे ज़्यादा शानदार कोर्ट कोई और नहीं था। और यहाँ पर दूर दूर के ममालिक के एनवॉयज़ आते थे, यानी कि सफ़ीर मुख्तलिफ़ ममालिक से आया करते थे, जर्मनी, इटली और फ्रांस वगैरह से। और कर्तबा के बारे में, जो कि इसका दारुल हुकूमत था, उसके बारे में बताया गया है कि इसकी आबादी तकरीबन 5 लाख तक पहुंच चुकी थी। इसमें 700 मसाजिद मौजूद थी, 300 पब्लिक बाथ्स थे और शान व शौकत में ये सिर्फ बगदाद और कस्तंतनिया से ही कम था, यानी कि ये 3rd लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड बन गया। और इसके अलावा रॉयल पैलेस यहाँ पर बनाया गया जिसका नाम अल ज़हरा था। इसके अंदर 400 रूम्स और अपार्टमेंट्स बनाए गए थे और अब्दुर्रहमान III ने इसकी कंस्ट्रक्शन 936 में स्टार्ट की थी। ये बहुत शानदार महल था। इसके लिए संगे मरमर ख़ास तौर पे बहुत दूर दराज के इलाकों से लाया गया। इसके अलावा गोल्डन स्टैचूज़ लाए गए और 10,000 मज़दूर जो हैं उन्होंने तकरीबन 1500 बीस्ट ऑफ बर्डन यानी मुख्तलिफ़ जानवरों के साथ काम किया और उस पर
20 ईयर्स इसको कंप्लीट होने में लगे। और बाद वाले जो कैलिफ्स हैं उन्होंने मज़ीद इसको बढ़ाया और इसको मज़ीद ब्यूटीफाई किया। तो ये एक तरह से वेस्ट के अंदर इस्लाम का न्यूक्लियस बन गया, यानी उसका सेंट्रल पॉइंट बन गया। अल ज़हरा के अंदर हमें बताया गया है कि कैलिफ के पास अपने ज़ाती बॉडीगार्ड्स का एक दस्ता मौजूद रहता था जो कि उसकी हिफाजत पर मामूर था, और इसके अलावा उसकी तकरीबन 1 लाख की आर्मी थी जिसको ये दस्ता हेड किया करता था। और इनकी मदद से कैलिफ जो है वो हर किस्म के बगावत वगैरह को कुचलने की सलाहियत रखता था। और इसके अलावा जो पीसफुल आर्ट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तरक्की दी जा रही थी। कॉमर्स, एग्रीकल्चर, उसमें बहुत तरक्की हो रही थी और ज़ाहिर है कि ये बहुत ही खुशहाल किस्म की सल्तनत थी। उस वक्त हमें बताया गया है कि टोटल रेवेन्यू जो है वो तकरीबन 6,24,000 टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट 62,45,000 दिनार था। यानी कि एक बहुत ही फ्लरिश्ड और बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता गवर्नमेंट थी। और उसका 1/3 पार्ट जो है वो आर्मी के लिए और 1/3 पार्ट जो है वो पब्लिक वर्क्स के लिए मुख्तस किया गया था, और बाकी की रकम जो है वो महफूज कर ली जाती थी ताकि मुश्किल वक्त में इस्तेमाल की जा सके। उस वक्त करतबा बहुत ज़्यादा खुशहाल हो चुका था, और इसी तरह एक और स्पेनिश सिटी जिसका नाम उंदलस था या अंदलूसिया था वो बहुत ज़्यादा कामयाब थी। और ये सब कुछ जो है अब्दुर्रहमान और उसके बाद उसका उसी की लाइन में से अब्दुर्रहमान द थर्ड, उसके जीनियस की वजह से और उसके हार्डवर्क की वजह से पॉसिबल हो सका। लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब भी इस्लामिक सल्तनत तरक्की करने लगती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हुआ। स्पेन के अंदर उमैयद डायनेस्टी पहले तो तरक्की करती रही, लेकिन अब्दुर्रहमान द थर्ड के बाद उसका ज़वाल शुरू हो गया और मुख्तलिफ़ किस्म की बगावतों ने सर उठाना शुरू कर दिया। अब हमें नेक्स्ट बताया गया है अब्दुर्रहमान द थर्ड के बारे में। अब्दुर्रहमान थर्ड जब इक़्तिदार में आया है तो वो भी उसके बारे में बताया गया है कि वो बहुत छोटा था, ओनली 23 ईयर्स का था, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और डिटर्मिन्ड भी था। उस वक्त तक जैसा कि कहा जा चुका है कि बहुत सारी बगावतें सर उठा चुकी थी, बहुत सारे इलाके जो हैं वो बनु उमैया के कंट्रोल से निकल चुके थे, लेकिन उसने एक एक करके सारे प्रोविंसेस को दोबारा से फ़तह किया और उनके अंदर पीस एंड ऑर्डर बहाल किया, और उसके बाद उसने बड़ी ही एबिलिटी के साथ वहाँ पर गवर्नमेंट की। उसका दौरे हुकूमत 912 से 961 तक है, यानी तकरीबन 50 ईयर्स तक वो स्पेन के ऊपर हुकूमत करता रहा, जो कि काफ़ी लंबा पीरियड होता है। और उसके साथ ही उमैयद कैलिफेट इन स्पेन का आगाज़ हुआ है, यानी कि खिलाफत बनु उमैया स्पेन के अंदर शुरू होती है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट रूलर जिसने अपने लिए खलीफा का लक़ब सिलेक्ट किया था। और इसके दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की भी हुई। हमें कॉर्डोबा के बारे में बताया गया है कि उस वक्त ये सबसे ज़्यादा यूरोप का कल्चर्ड सिटी था, और इसके अंदर तकरीबन 113,000 होम्स थे, 21 सुबर्ब्स यानी कि आबादियाँ कायम की गई थी, 70 लाइब्रेरीज़ थी, बहुत सारी बुक शॉप्स थी, यानी कि इल्म और तालीम के ऊपर भी खुसूसी तवज्जो दी गई थी, मसाजिद मौजूद थी, पैलेसेस बनाए गए थे, जिसकी वजह से इसको आलमी शोहरत हासिल हो गई थी, और जो भी लोग यहाँ पर आते थे वो उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकते थे। और इसके अलावा वहाँ पर बाकायदा पेव्ड स्ट्रीट्स यानी कि अच्छे तरीके से स्ट्रीट को बनाया गया था, उसके अंदर फुटपाथ्स वगैरह बनाए गए थे, और ना सिर्फ ये बल्कि उसमें स्ट्रीट लैंप्स भी लगाए गए थे। और इसके बारे में बताया गया है कि इस दौर के 700 साल के बाद लंदन के अंदर एक भी स्ट्रीट लैंप नहीं था, पब्लिक लैंप नहीं था, यानी इस्लामी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा तरक्की याफ्ती थी जबकि यूरोप अभी अंधेरे में डूबा हुआ था। और इसी तरह पेरिस के बारे में हमें बताया गया है कि कई सेंचुरीज़ बाद भी वहाँ पर सफाई का ये आलम था, कच्ची गलियाँ हुआ करती थी, और अगर बारिश हो जाती थी तो कोई भी जो घर से बाहर निकलता था वो एंकल्स तक कीचड़ के अंदर धंस जाता था। तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है मुसलमानों की अज़मत का। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जब भी किसी और मुल्क को किसी भी किस्म के एक्सपर्ट की ज़रूरत होती थी तो वो हमेशा करतबा से ही मंगवाया करते थे, और इसकी शोहरत जो है वो जर्मनी तक भी पहुंच गई, और वहाँ पर उसको एक सैक्सन नन ने, यानी वहाँ की एक जो नन थी, उसने उसको जूल ऑफ द वर्ल्ड का
नाम दिया, जिससे इस लेसन का टाइटल भी लिया गया है। जूल ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का हीरा। इतना ज़्यादा ये तरक्की याफ्ता था कि उसने उसको दुनिया का हीरा कंसिडर किया। इसके बाद हमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बारे में बताया गया है कि वहाँ की क्या स्पेशलिटी थी या क्या क्या चीज़ें वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती थी। सबसे पहले तो कैपिटल के अंदर तकरीबन 13,000 वीवर्स मौजूद थे, यानी कि कपड़ा बुनने वाले जो हैं, और इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी। और यहीं से ये जो लेदर का काम है, चमड़े का काम, वो मोरक्को पहुँचा और बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। और इसके अलावा वहाँ पर वूल और सिल्क बनाई जाती थी, वीव की जाती थी। सिल्क वॉर्म्स को रेस करना वहाँ पर शुरू किया मुस्लिम्स ने। अल्मेरिया नाम का एक कस्बा जो है, वहाँ पर ग्लास का और ब्रास का काम किया जाता था। इसके बाद वलेंशिया जो है होम ऑफ पॉटरी समझा जाता था, यानी मिट्टी के बर्तन वहाँ पर बनाए जाते थे। जीन और एलग्रेव नाम के कस्बे जो हैं वो गोल्ड और सिल्वर माइंस की वजह से मशहूर थे। करतबा के अंदर लोहे और लेड जो है, तांबा, वो मौजूद था। और इसके अलावा मलेगा के अंदर रूबीज़ पाए जाते थे। और टोलेडो जो है, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तलवारें बनाई जाती थीं। और इसी तरह स्टील के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शो निगार बनाना, ये भी उनकी एक स्पेशलिटी थी। और नेक्स्ट फिर पैराग्राफ में और पेज के ऊपर हमें बताया गया है कि ज़राअत को भी बहुत ज़्यादा तरक्की दी अरब्स ने। स्पेन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नए प्लांट्स, नई किस्म की फसलें या फ्रूट्स वगैरह जो पहले वहाँ पर नहीं उगाए जाते थे, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें पीचेस, एप्रिकॉट्स, राइस, फ्रूट, शुगर केन, ऑरेंजेस, सैफ़रॉन वगैरह शामिल हैं। और ये सारी चीज़ें जो है एक्सपोर्ट भी की जाती थी। और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हमें बताया गया है कि ये एक बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट थी। आज तक उनके जो गार्डन्स हैं उसमें हमें अरबी कल्चर का टच नज़र आता है। और इसके अलावा इन लोगों ने पोस्टल सर्विस का भी आगाज़ किया, जो कि पहली पोस्टल सर्विस थी पूरे यूरोप के अंदर। और नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि असल में पॉलिटिकल मैदान में तो उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन असल कामयाबी उनकी तालीम के मैदान में थी। अल हकम नाम का हुक्मरान, जो कि अब्दुर्रहमान III के बाद हुकूमत में आया, वो ख़ुद भी एक स्कॉलर था और लर्निंग को बहुत ज़्यादा पैटर्नाइज़ किया करता था। तो उसने 27 फ्री स्कूल्स बनाए कैपिटल के अंदर, और यूनिवर्सिटी ऑफ कर्डवा की भी उसने बुनियाद रखी और उसको बहुत ज़्यादा तरक्की दी। और उस वक्त ये यूनिवर्सिटी इतनी मशहूर थी कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ़ किस्म के इलाक़ों से तालिबे इल्म यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। और ये 3 उस वक्त की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी। उसमें से एक अल अज़हर यूनिवर्सिटी थी, जो कि काहिरा में थी। दूसरी यूनिवर्सिटी निज़ामिया यूनिवर्सिटी थी, जो कि बगदाद में कायम थी। और तीसरी यूनिवर्सिटी यही यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा थी, यानी कि करतबा की यूनिवर्सिटी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर मैदान में ही मुसलमान उस दौर में आगे थे। और यूनिवर्सिटी के अलावा अल हकम ने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी कायम की थी करतबा के अंदर। हकम ख़ुद लवर ऑफ बुक्स था, यानी बुक्स को बहुत ज़्यादा वो पसंद करता था, एक स्कॉलरली पर्सन था। और उसने मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, पूरी दुनिया से किताबें इकट्ठी करके अपनी लाइब्रेरी में रखवाई थी। और कहा जाता है कि इनकी तादाद तकरीबन 4 लाख थी। और सिर्फ़ इनका कैटलॉग जो है वो 44 वॉल्यूम्स में, यानी किताबों के अंदर आता था। और ये बहुत बड़ा एक ख़जाना था बुक्स का जो उसने इकट्ठा किया था। और ये भी कोट किया जाता है कि अल इस्बहानी नाम के एक स्कॉलर, जो कि उस वक्त अपनी किताब अगानी पर काम कर रहे थे, उसको ख़रीदने के लिए उसने अपना जो है एक आदमी भेजा, एक मैसेंजर भेजा, और उसने 1000 दिनार की पेशकश की ताकि वो फ़र्स्ट कॉपी अल हकम को ही बेचें। और उस वक्त जो है तालीम की ये सूरत हाल थी कि कहा जाता है कि तकरीबन हर कोई पढ़ना लिखना जानता था, यानी कि लिटरेसी रेट भी तकरीबन 100% था। और ये उस वक्त की बात है जब यूरोप के अंदर तालीम का कोई भी रुझान नहीं था। सिर्फ चंद क्लर्जीमैन, पादरी जो हैं, उनको पढ़ना लिखना आता था, और बाकी सारे अवाम जो हैं वो गुमराह होते थे। यानी ये पूरा जो चैप्टर है वो इस्लामिक रूल की अज़मत और शान शौकत के बारे में है कि किस तरीके से जिस दौर में बाकी सारे कंट्रीज़ बिल्कुल भी डेवलप नहीं थे, मुसलमानों ने अपने दौरे हुकूमत में किस तरह से मुख्तलिफ़ सिटीज़ को, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को तरक्की दी।